अभी हम लोग इसमें डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन पार्ट और कंट्रोलिंग का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जिनको भी क्वेश्चन का जवाब आता होगा बीच बीच में बोल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग को याद करना है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स एलिमेंट, व्हाट आर इट्स एलिमेंट। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज कम्युनिकेशन। एकदम इजी सा डेफिनेशन लिख देना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड आइडिया लिख दो, ठीक है। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करो, आइडिया का एक्सचेंज करो, किसी फैक्ट का एक्सचेंज करो, सब एक ही बात है। वेरियस एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कितने एलिमेंट थे इसमें? 8 एलिमेंट थे, है ना। 8 एलिमेंट में सबसे पहले कम्युनिकेशन जब भी शुरू होना है तो सबसे पहले एक सेंडर का होना जरूरी है। कोई ऐसा बच्चा है जो सेंडर को भी 2 लाइन नहीं डिफाइन कर पाएगा? कुछ भी लिख सकते हो उसमें। सेंडर मतलब क्या? सेंडर इज ए पर्सन हु सेंड द मैसेज, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्टी होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसका होना बहुत जरूरी। जब तक सेंडर नहीं होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। सेंडर के पास क्या होना चाहिए? मैसेज। सेंडर के पास क्या होता है? मैसेज होता है। अब उस मैसेज को वो क्या करता है? इनकोडिंग। इनकोडिंग का डेफिनेशन एक अलग से याद करके जाना है। सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, डिफाइन इनकोडिंग, डिफाइन डिकोडिंग, ठीक है। या फिर खुद से इनकोडिंग का वो डेफिनेशन लिख देगा और आइडेंटिफाई करने देगा कि ये जो डेफिनेशन लिखा वो किस चीज़ का डेफिनेशन है, इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन जो इनकोडिंग का मतलब होता है कि जो सेंडर अपना इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो कभी कभी तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन किसी सिंबल के टर्म में होता है, कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन कुछ डायग्राम के टर्म में होता है। तो कैसे उसको वो रिप्रेजेंट करेगा? कुछ साइन ही जो होता है वो मैसेज होता है, ठीक है। तो इनकोडिंग उसी को कहते हैं। इट इज ए सिंबल और साइन इन टर्म ऑफ विच मैसेज इज सेंट। इनकोडिंग का यही मतलब होता है। और इनकोडिंग का जस्ट अपोजिट एक वर्ड अभी आएगा थोड़ी देर में। इनकोडिंग का काम कौन करता है? सेंडर। और उसको फिर डिकोडिंग का काम कौन करता है? रिसीवर। चलो, पहला 3 पॉइंट हो गया हमारे पास, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग। इसको घर में जाके फिर नहीं पढ़ना है, अभी समझ लेना है ताकि याद हो जाए पूरा। उसके बाद मीडिया, कि भाई हम कम्युनिकेशन किस मीडिया से करना चाहते हैं। आज के ज़माने में कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मीडिया हैं, तो मीडिया का सिलेक्शन होना भी जरूरी है। जब ये मीडिया आ जाएगा तो मैसेज किसके तक पहुंचाना है? रिसीवर तक। और अब रिसीवर तक जब मैसेज पहुंच जाएगा तो इनकोडिंग का उल्टा वो उसका क्या करेगा? डिकोडिंग। जब वो मैसेज डिकोड करेगा, आपके पास किसी का कोई मैसेज आया, मैसेज आप समझ गए, डिकोड कर लिए, उसके बाद क्या करना होता है? सो जाना होता है? नहीं, रिप्लाई देना होता है, फीडबैक। और नॉइज, ठीक है ना। फीडबैक देने के बाद नॉइज होता है, ठीक है ना। फीडबैक बढ़िया से नहीं दिए, कोई सुन लिया तो हल्ला हो जाता है ना। तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल तरीका, पहला SME, ठीक है। उसके बाद MRDFN, ये हम लोग का कोड था। S से सेंडर, M से मैसेज, E से इनकोडिंग। फिर आ गया मीडिया,
रिसीवर डिकोडिंग, और लास्ट हो गया फीडबैक और नॉइज। ठीक है, सेंडर मैसेज इनकोडिंग, मीडिया रिसीवर डिकोडिंग, फीडबैक नॉइज। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आने का चांस है। और इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप एक बार किताब से हल्का सा रीडिंग कर लीजिए, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है इसमें। एमसीक्यू के लिए याद रखना है, फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, या फिर स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच मैसेज इज अंडरस्टूड बाय रिसीवर, डिकोडिंग। डिकोडिंग में ना मैसेज को समझने का कोशिश करता है। ठीक है ना, चलो ये हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन का एलिमेंट। कम्युनिकेशन का एलिमेंट के बाद सेकंड क्वेश्चन आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंस नहीं याद करेंगे इसका, फीचर्स या एडवांटेज मेरिट डिमेरिट याद कर लेंगे, डिफरेंस अपने आप हो जाएगा उसी में। डिफाइन फॉर्मल कम्युनिकेशन, write its merit and demerit, write its merit and demerit। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें किससे क्या बात करना है उसका एक गाइडलाइन तैयार रहता है। हम उस गाइडलाइन से बाहर जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो उस प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते, आपसी रिलेशन के चलते किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर लेते हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लोअर लेवल का स्टाफ डायरेक्ट टॉप लेवल से कम्युनिकेट नहीं करता हो, उसके पास उतना अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन वो लोअर लेवल का स्टाफ और टॉप लेवल का स्टाफ अगर अच्छे दोस्त हैं तो ऑफिस आवर के बाद वो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, कैंटीन में बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो इसमें हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन आता है। कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑफिस का एक टीम पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है जिसमें सभी तरह के स्टाफ इन्वॉल्व हैं, उसी बीच में ऑफिस से रिलेटेड मैटर पे उनके बीच में डिस्कशन होने लगा कि ऑफिस में बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व। तुरंत लिख देना है इनफॉर्मल, है ना, क्योंकि जब पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऑफिशियल पाथ फॉलो नहीं होता, उसमें कोई भी अपना सजेशन दे सकता है। अब बोल देगा उसका मेरिट और डिमेरिट लिखिए। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक इजी डेफिनेशन है। ठीक है, ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन का होगा, इट रेफर टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इट रेफर टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मेरिट देखिए जरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट है, अभी हम बुक से बता दे रहे हैं, कॉपी में फिर लिख देंगे। जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना तो इंफॉर्मेशन विल फ्लो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इंफॉर्मेशन विल फ्लो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। दूसरा, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड इज फॉलोड। जो वो इंफॉर्मेशन एक आदमी दूसरे आदमी को देगा तो बिल्कुल ऑफिशियल वे में देगा, अनऑफिशियल वे में नहीं देगा। इट फैसिलिटेट कंट्रोल बाय द सुपीरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन कैन बी फिक्स्ड। देखिए सबसे बड़ा बात यही है कि कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा और उस कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट आ रहा है, उसके चलते कोई रिजल्ट खराब हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, अगर कोई मैसेज आया इनफॉर्मल वे में, बाद में हुआ कि इस मैसेज के चलते बहुत लॉस हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सब एक दूसरे पे टाल देते हैं कि हमको तो उसने बताया, हमको तो उसने बताया, हमको तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बिल्कुल पता रहता है कि ये मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। ठीक है ना, तीन बातें याद रखिएगा, एक ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट फॉलो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, और इसका तीसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन कैन बी फिक्स्ड। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, ये बहुत स्लो होता है। ठीक है ना, इट इज जनरली स्लो। बस इतना ही लिखिएगा, ज़्यादा डिटेल करने का। अच्छा, क्यों स्लो होता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर रास्ते से आना है। ठीक है ना,
इट यूजुअली कन्वेड इन ए ऑफिशियल मैनर। यहां पर्सनल टच मिसिंग होता है। जब स्कूल में कभी कोई टीचर आपको मैसेज देता है क्लास में कि अब स्कूल आने वाले हफ्ते में पूरा 1 हफ्ते का छुट्टी रहेगा, तो बस वो ऑफिशियल वे में देता है, आपसे हाथ मिलाने और ताली बजाने नहीं लगता है, ठीक है ना। वो हो गया ऑफिशियल तरीका। और यही मैसेज जब आप स्कूल के बाहर आकर के लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल अनऑफिशियल वे में होता है, ठीक है ना। अगर क्लास में टीचर भी उस तरह का मैसेज देने लगे तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इट यूजुअली कन्वेड इन ए ऑफिशियल मैनर, पर्सनल टच इज मिसिंग। और लास्ट है, एनी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मे कॉज सीरियस डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कहीं से कोई गलती हो जाता है, क्योंकि फॉर्मल पे लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं, उसका कोई इंक्वायरी करने नहीं जाता है, ठीक है ना, कि ये सही है कि गलत है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन में अगर छोटा सा भी गलती हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनफॉर्मल में एक्सेप्ट करने के पहले लोग सोचते हैं कि इसको एक्सेप्ट करने से पहले इंक्वायरी कर ले, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे आपका स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैसेज देने के लिए कोई टीचर रिस्पॉन्सिबल है, वही सिर्फ मैसेज भेज सकता है। उसमें अगर कोई मैसेज गलत आ गया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, खासकर उस टीचर की तरफ से आ गया कोई ऐसा मैसेज जो अभी नहीं आना चाहिए था, तो ज़्यादातर लोग भरोसा कर लेंगे उस मैसेज पे। लेकिन अगर इनफॉर्मल वे में कोई ग्रुप में मैसेज आता है तो आप पहले उसका इंक्वायरी कर लेते हो कि ये सही है कि नहीं है। चलो, फॉर्मल कम्युनिकेशन डेफिनेशन पढ़ लेना है, मेरिट पढ़ लेना है, डिमेरिट पढ़ लेना है। उसके बाद आएगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता है। इट रिप्रेजेंट ए कम्युनिकेशन अमंग द पीपल थ्रू इनफॉर्मल रूट। इसका मेरिट डिमेरिट देख लीजिए। इट लिंक इवन दोज पीपल हु डू नॉट फॉल इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। कम्युनिकेशन का जो एक चेन ऑफ कमांड है, उसमें जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट हेल्प इन अचीविंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। सबसे अच्छा बात यही है इसका कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी स्कोप ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एम्प्लॉय के बीच में आपस का रिलेशन अच्छा डेवलप होता है। इट इज़ वेरी फास्ट। 3 मेरिट तो इसी तरह से हो गया इसका। तीन पॉइंट ही याद करना है। इट इज नॉट ऑथेंटिक, डिमेरिट्स है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भरोसेमंद नहीं होता है, उस पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इट लीड्स टू र्यूमर्स, ठीक है ना। र्यूमर्स क्या होता है? अफवाह। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन र्यूमर का भी एक कारण बनता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्टिव रहेगा ना तो लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी कभी इनफॉर्मल सोर्स से बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में आने के पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर प्लान किए कि हम एक बच्चा को टीसी देंगे, फॉर्मल वे में वो प्लान कर चुके हैं क्लास टीचर के साथ। अब टीसी काटने का काम है ऑफिस के किसी स्टाफ को। अभी तक बच्चे को नहीं पता है, वो कल बताया जाएगा उसको टीसी के बारे में। लेकिन अगर वो ऑफिस का स्टाफ इनफॉर्मल वे में उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया तो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इनफॉर्मल का एक ये डिमेरिट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मल का मेरिट डिमेरिट और इनफॉर्मल का मेरिट डिमेरिट। इसको हम लिख करके नहीं डालेंगे, मेरे पास जो टी एन छाबड़ा का बुक है उससे फोटो ले करके हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट डिमेरिट, और दूसरा मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थोड़ा लेंदी टॉपिक है और जो बच्चा इसका मेरिट डिमेरिट याद कर लेगा वो डिफरेंस लिख सकता है। पहले तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए। कौन ज़्यादा ऑथेंटिक होगा? ऑथेंटिक वर्ड नहीं आया तो कौन ज़्यादा रिलायबल होगा? फॉर्मल। किसमें स्पीड ज़्यादा होगा? इनफॉर्मल। एक तरफ स्पीड फास्ट, एक में स्लो। 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद आ जा रहा है आपको।
फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। र्यूमर का चांस किस में होता है? इनफॉर्मल में, उसमें लेस चांस ऑफ र्यूमर। ये सब वर्ड अगर याद रहेगा तो आप आराम से उसका डिफरेंस भी कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम इजीली मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। एक टॉपिक आ रहा है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इजी टॉपिक है। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कितने डायरेक्शन होते हैं? 3। एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड और एक हॉरिजेंटल। नाम से ही क्लियर है ये। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? टॉप लेवल कोई मैसेज लोअर लेवल को ट्रांसफर कर रहा है, ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लोअर लेवल कोई इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को ट्रांसफर कर रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जब ऑर्गेनाइजेशन में दो सेम लेवल के लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हो गया वो हॉरिजेंटल लेवल। बिल्कुल इजी है, कोई एग्जांपल दिमाग में बैठा लेना है, हो जाएगा। डायग्राम आप देखिए, किताब में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। बी से सी इंफॉर्मेशन जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, ये डाउनवर्ड हो गया। इधर जी एफ एफ ई को अपवर्ड हो गया। और अगर डी और जी कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों सेम लेवल पे हैं, ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप के होंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हम उसको डीसी लिख देते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, इजी टॉपिक है, आएगा भी नहीं जल्दी। अब 2 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बच गया। ठीक है ना, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। कम्युनिकेशन के बैरियर्स में बहुत टिपिकल केस स्टडी आता है। ठीक है ना, बैरियर टू कम्युनिकेशन अभी तो हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन दिखाएंगे इसका कि इसमें बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं कभी कभी। क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछेगा, कौन से टाइप का बैरियर है। ठीक है, तो पहले उसमें आइडेंटिफाई करना होगा वो सेमेंटिक बैरियर है कि साइकोलॉजिकल बैरियर है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है कि पर्सनल बैरियर है। और फिर बोलता है कि जिस टाइप का भी बैरियर है उसके अंदर का 3 टाइप बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। तो सबसे पहला बैरियर होता है सिमेंटिक बैरियर। थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको, नींद नहीं आना चाहिए इसमें। सेमेंटिक बैरियर, अगर मान लो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं याद है तो सबको यह समझ के रखना है, सेमेंटिक बैरियर का मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर, कि सामने वाला जो बात बोल रहा है समझ में उसको नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, जैसे बहुत बार होगा ना कि आप जैसे मान लो पढ़ाई करने के लिए कोई उड़ीसा चला गया है ना, उड़ीसा चला गया, पता चला थोड़ा देर क्लास में प्रोफेसर थोड़ा देर उड़िया में बोल दिया। ठीक है, हाँ, चलो उड़ीसा का एग्जांपल हटा देते हैं, लोग गलत मानेंगे। बंगाल चला गया, ठीक है ना, अगर लोग बंगाल चला गया, बंगाल में आपको अक्सर ऐसा होगा, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहा है, वो 2-4 मिनट तक बंगाली में ही बोलते रह जाएगा। अब हिंदी स्टेट वाले लोग उसको देखते रह जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ हो गया वो सेमेंटिक बैरियर। बताना पड़ता है कि सर हम नहीं समझ रहे हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तब फिर वो हिंदी या इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं। सेमेंटिक बैरियर या सेमेंटिक इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मैसेज ऑफ वर्ड और सेंटेंस। सेमेंटिक बैरियर आर कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब सामने वाला जो मैसेज आपको देना चाह रहा है और आप उस मैसेज को डिकोड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, अब सेमेंटिक बैरियर का देखिए 3-4 टाइप सबको याद रखना है। सेमेंटिक बैरियर का 3-4 टाइप, 3 तो सब में याद रखना है हम लोग को। पहला होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कोई ऐसा मैसेज जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैसेज आ गया, ट्यूशन एट 12, है ना, तो मेरे ट्यूशन का बच्चा सोचेगा अरे यहाँ तो रात में भी 12 बजे ट्यूशन होता है और दिन में भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा AM PM मिडनाइट नून लगाना जरूरी होता है। ठीक है ना, अदरवाइज सेमेंटिक बैरियर हो जाएगा।
बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मैसेज में अगर हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देंगे, ओमिट कर देंगे, तो सामने वाला उस मैसेज को क्लियरली नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सेकेंड है वर्ड और सिंबल विथ मल्टीपल मीनिंग। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड और सिंबल होते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए उस सिंबल को दिखाना चाहते हैं, सामने वाला उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, पॉलिटिक्स में जब पॉलिटिशियन लोग आते हैं तो स्टेज पर खड़े होकर इस तरह का एक साइन देते हैं, ठीक है ना। अब कोई सोचेगा लगता है हम लोग दोनों को बुला रहा है, ठीक है ना। तो ये साइन विक्ट्री का होता है, ठीक है ना। वो आपसे वोट मांग रहा है कि हम आए हैं, हमको जिताइएगा। तो आपको सामने वाले का मीनिंग समझ में, सिंबल का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें कि वो 2 दिखा तो आप भी दिखा दीजिए 4, ठीक है ना। उसके बाद एक और इजी चीज है इसमें, टेक्निकल वर्ड्स। आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाले के लेवल के हिसाब से वर्ड यूज कीजिए। आप सामने वाले को समझ में आ नहीं रहा है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पूरा डेबिट के बैंक में गए, कभी कोई देखते हैं लेडीज़ लोग, एजेड लोग अपना पेंशन निकालने के लिए आती है, वो आपसे पूछी कि फॉर्म भर दीजिए, तो आप उससे पूछ रहे हैं आपका अकाउंट में क्या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको कुछ नहीं बुझाएगा, ठीक है ना। वहाँ आपने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया, वहाँ आपको प्रॉपर वे पूछना है कि पैसा लागो अकाउंट में कि नहीं लागो, ठीक है ना। तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा पूछ रहा पैसा है कि नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं करना है। और फिर बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह से। किसी का बच्चा रोड पे एक्सीडेंट कर गया है और गार्जियन रोड पे मिले तो हंस के क्या करते, ठीक है ना। तो सोचेगा कि अरे तो मजाक करते रहता था, अब पता चला हाँ वो झूठ बोल रहा होगा। तो खुशी का न्यूज़ है तो एक्सप्रेशन उस तरह का होना चाहिए, कोई सैड न्यूज़ है तो उस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में गेस्चर सही होना बहुत जरूरी है। पता ना कुछ लोग एग्जाम कितना भी अच्छा कर जाए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा करा भी रहता है, ठीक है ना। और हम लोग का पुण्य एग्जाम कैसा भी चले जाए, बॉडी लैंग्वेज हमेशा तेज रहता है। उसको देख के लगता है वो ठीक है। बैरियर में 4 बातें हैं। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, विथ मल्टीपल, तीसरा याद रखना है टेक्निकल वर्ड, और फोर्थ याद रखना है बॉडी लैंग्वेज। एक बात ध्यान रखना, जब केस स्टडी क्वेश्चन है ना, एक लाइन भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है बोलेगा। जनरली क्वेश्चन यही बोलेगा आइडेंटिफाई द बैरियर एंड 3 बैरियर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। ये एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और एक्सप्लेनेशन, कोई बच्चा बैडली एक्सप्रेस मैसेज के बारे में 12th में आकर के 2 लाइन नहीं लिख पाएगा तो फिर बेकार है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड आपको 2 लाइन लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। लेकिन 90% चांस है कि बीएसटी में देखिएगा वो आपसे एक्सप्लेन करने बोल रहा है या स्टेट करने बोल रहा है। कभी बोलेगा स्टेट दी 3 बैरियर्स, तो एक को ही एक्सप्लेन करिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आना 90% तय है। दूसरे टाइप का बैरियर क्या है, एक तो हो गया सेमेंटिक बैरियर, इसमें जनरली लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। दूसरा एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, नहीं बैरियर। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये। ए नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर एक्ट एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कभी कभी ना कम्युनिकेशन इसलिए प्रॉपर वे में नहीं होता है
कि हम बात के एक्चुअल मीनिंग को समझने के बजाय उसको इमोशनली जज करते रहते हैं। जैसे सबसे पहले है क्लोज माइंड। क्लोज माइंड, अगर कोई आदमी आपको कोई बात समझाने का कोशिश करता है तो आप उसकी बातों को सुनते नहीं हैं, अपने मन में पहले से इंटरप्रेट किए हुए हैं कि हमको तो इसका विरोध ही करना है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि बच्चे टीचर को कुछ बात समझाना चाहते हैं कि सर हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, लेकिन टीचर इंटरप्रेट किया रहता है कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा इसलिए तुम ऐसा हो, ठीक है ना। तो क्लोज माइंड है, वो आपके व्यू को सुनना नहीं चाहता है ना। आपने फेयरवेल मना लिया, कोई सोच के रखता है कि नहीं फेयरवेल आपने नहीं मनाया है, कोई मनवाया है, ठीक है ना। तो वो क्लोज माइंड हो गया, दिमाग ही बंद है। तो दिमाग बंद है तो कितना सोचेगा आदमी, ठीक है। उसके बाद पुअर लिसनिंग, आपके बातों को नहीं सुनेगा वो, ठीक है। कम्युनिकेशन बढ़िया होने के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी है। वो सिर्फ अपना ही सुनाते रहेगा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, अपना ही सुनाते रहेंगे, आपका बात सुनेंगे ही नहीं। नहीं, हम ही बोलने वाले सिर्फ हम ही हैं, दो ठो मोबाइल दबा लेंगे बोलते रहेंगे, ठीक है ना। पुअर लिसनिंग, ध्यान से सुनना है। अभी सबसे पहले हो गया क्लोज माइंड, हम पहले से इवेल्युएट करके बैठे हैं कि नहीं हमको सामने वाले का बात नहीं सुनना है, ये तो ऐसा ही बोलना चाह रहा होगा। दूसरा पुअर लिसनिंग, अगर सामने वाला व्यक्ति आपके बातों को ध्यान से नहीं सुनता है तो आपके और उसके बीच में कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तीसरा हो गया पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को याद नहीं रख पाते हैं। हम उनको बोले कि सामने वाले को ये खबर दे देना बहुत ज़रूरी है, वो बोले ठीक है जा रहे हैं दे देंगे, और वहाँ पहुँचने के बाद बोलते हैं उससे बात कर लेना, कुछ बात करना है उसको। आप एक्चुअल मैसेज को भूल गए, प्रॉपरली मैसेज को रिटेन नहीं रख पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग पुअर रिटेंशन। और एक होता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है ना कि आपके ग्रुप में कुछ ऐसा व्यक्ति होता है जिसका बात को आप लोग सिर्फ सुनते हैं, आपको पहले से पता है कि भरोसा इस पर नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे परवेज आलम, हाँ परवेज मुशर्रफ है ना, उसके बातों खाली सुनते रहना है, उसके बाद पे जो भरोसा किया वो डूब जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रस्ट है ना, भरोसा करने लायक व्यक्ति ही नहीं है, खुद सुनो, खाली जितना बोल रहा है चुपचाप सुनते जाओ। तो साइकोलॉजिकल में बहुत इजी पॉइंट है, क्लोज माइंड पुअर लिसनिंग, पुअर रिटेंशन डिस्ट्रस्ट, है ना। क्लोज माइंड पुअर लिसनिंग और पुअर रिटेंशन डिस्ट्रस्ट। तीसरा टाइप का बैरियर आता है, जो मेन कैटेगरी आएगा वो शायद ऑर्गेनाइजेशनल है। देखिए कभी कभी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा नहीं हो पाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ समस्या होता है। जैसे पहला समस्या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। मान लीजिए हम ही लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 20 साल से वर्क कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो दो महीने से अभी काम करने आए हैं, और मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूं और हमने एक ऐसा पॉलिसी बना दिया कि कोई भी सीनियर एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। नए एम्प्लॉय को समझा रहे हैं वो पुराने वाले लोगों से दूर रहना है, कुछ पूछे तो बताना नहीं है। तो इस तरह का डिवीज़न क्रिएट कर देने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जब आप लोग जॉब वगैरह में जाइएगा तो इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे पॉलिसी के चलते आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में घबराहट महसूस कीजिएगा कि अरे हमको तो बोला गया था उसके साथ कुछ शेयर नहीं करना है, और जबकि हम अगर बातों को शेयर कर ले तो प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, ठीक है।
दूसरा होता है स्टेटस डिफरेंस। कभी कभी दो एम्प्लॉय वो आपस में इसलिए भी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक समझता है कि हम तो हायर लेवल पे जॉब करते हैं और वो लोअर लेवल पे जॉब करता है। तो अगर वहाँ वो स्टेटस को समझ करके आपस में कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ सकता है, इफिशियंसी पे फर्क पड़ सकता है। तीसरा हो गया इनएडिक्वेट फैसिलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहां पे आपस में इंटरेक्ट करने के लिए फैसिलिटी, जो डिपार्टमेंट है अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो क्या होना चाहिए, आजकल इंटरकॉम का व्यवस्था होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बैठे बैठे तुरंत कॉल लगाएगा, लेकिन वहाँ पे ये सब फैसिलिटी दिया ही नहीं गया। अगर कुछ जानना है तो अपने डिपार्टमेंट से चल के उसके डिपार्टमेंट तक जाना होगा, फिर पता करना होगा। तो वो हो गया इनएडिक्वेट फैसिलिटी। ये सब भी रीज़न है जिसके चलते कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है। एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं, फोर्थ, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बाधक यही होता है। यहाँ इंसान का अपना पर्सनल नेचर, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अगर हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हमको अपने टीचर पे ही भरोसा नहीं है, अपने सबऑर्डिनेट पे ही भरोसा नहीं है, टीचर से उसके बारे में पूछते हैं, उस टीचर से उसके बारे में पूछते हैं, उस टीचर को बोलते हैं उसके बारे में पता लगाना कहाँ ट्यूशन पढ़ाता है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर का एक प्रॉब्लम है। ऐसा होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे बहुत ज़्यादा विश्वास होना और सबऑर्डिनेट का अपने सुपीरियर पे पूरा भरोसा होना बहुत भरोसे की कमी हो गया, मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। रिजल्ट के बाद लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको काम करने के लिए 40,000 रुपये महीना मिलता है, आप देख रहे हैं कि कुछ आदमी ऐसा होता है ना पर्सनली कि हम सजेशन क्यों देने जाएं, सजेशन देंगे तो भी 40,000 देंगे, उसको अगर बोल दिया अच्छा सजेशन तो 10,000 जरूर देंगे। पर्सनल बैरियर हो गया। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अगर गलत हो भी रहा है तो आपको इंसेंटिव हो या ना हो सलाह देना आपका ड्यूटी है, पर्सनल बैरियर। फायदा होगा तो पीओ को फायदा होगा, जीएम को फायदा होगा, हम क्यों सलाह देने में, हमको तो पता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें, fear of challenge to authority। कभी कभी जो सुपीरियर होता है वो ये सोचता है कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन अभी सामने पास करते हैं तो इससे मेरा ऑथोरिटी में कुछ कमी है, पावर में कुछ कमी आ जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, नहीं बताता है किसी को, ठीक है। जैसे हम एक अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ सुपीरियर के साथ ऐसा घट जाता है जो अगर सच्चाई से बता दे तो उसको लगता है कि अरे अगर पता चल गया कि
ऐसा हुआ था, ऐसे हो गया था, है ना, तो मेरा ऑथोरिटी बहुत कम है, लोग सोच रहे ठीक है ना, तो समझते हैं प्रोफेसर को वो छुपा लेते हैं, ठीक है, ये सब होता है क्लियर हो गारंटी ऑथोरिटी। मुझे कह रहे हम प्रिंसिपल हैं, ऐसा हो गया नहीं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाए हैं, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी घटना जब प्रैक्टिकली अपने साथ घटा हो उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो